नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी विथ यस में आपका स्वागत है। जैसा कि 10 बजे सुबह हम लोग त्रिभुज अपलोड करने वाले थे और आज 10 बजे तक उम्मीद है कि त्रिभुज का कंसेप्ट अपलोड हो जाएगा। तो इसमें त्रिभुज के कंसेप्ट में हम क्या सीखेंगे, ये चीज़ आप जान लो। विषय सूची क्या रहने वाली है इसकी, हम इसमें सीखेंगे एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 और 6.5 जहाँ तक है। मतलब एक्सरसाइज 6 के जितने कंसेप्ट हो सकते हैं जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनने लायक होंगे, बीबीडी गाइड में क्वेश्चन जो होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, सारे इसी कंसेप्ट के अनुसार सोल्व हो जाएंगे। आप अगर कंसेप्ट क्लियर से देख लेते हो आराम से तो बिना देरी के जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं पूरे इस कंसेप्ट को। तो सबसे पहली चीज़ आती है त्रिभुज के परिमाप, सूत्र और उदाहरण। वैसे हमें परिमाप का कोई काम है नहीं उतना, सूत्र का भी काम नहीं है उतना, लेकिन हम देख लेते हैं ताकि बाद में हमें काम आए। हम सभी को पता है कि एक त्रिभुज जो है वो होता है ऐसा, ऐसा एक त्रिभुज होता है, ठीक है। और इसमें 3 शीर्ष होते हैं। मान लेता हूं मैं ए बी सी। इसके अंदर 3 शीर्ष आपको दिख रहे होंगे। 2 बिंदुओं से मिलकर, जैसे अगर मैं कहूं एक बिंदु, 2 बिंदु, 2 बिंदुओं से मिलकर जाने वाली एक रेखा को हम भुजा कहते हैं। यानी कि पहली भुजा हमारी कहलाएगी ए बी। देखते हैं कितनी भुजा होती है। 2 बिंदु, एक बिंदु बी और दूसरा बिंदु सी, और एक रेखा खींच दिया हमने। दूसरी भुजा हो गई हमारे बी सी, 2 बिंदुओं से मिलकर जा रही है, ये देखो दिख रहा है ना। अगला एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु सी, और एक ऐसे रेखा खींच दिया, और ये तीसरी भुजा कहलाएगी ए सी। यानी हमें अभी पता चल गया है कि त्रिभुज के अंदर 3 भुजा होती है, ए बी, बी सी और ए सी। अब भुजा आपको समझ में आ गया है तो आप एक बात और देख लो। त्रिभुज के अंदर भुजाओं के जुड़ने से, देखो भुजा यहाँ जुड़ रहा है ना, ध्यान दो। त्रिभुज के अंदर भुजाओं को जुड़ने से जो झुकाव बनता है, देखो यहाँ झुकाव बन रहा है, वो कोण कहलाती है। ये देखो त्रिभुज के अंदर 3 जगह झुकाव बन रहा है, इसीलिए तीनों कहलाएगा हमारा कोण। अब कोण को लिखते कैसे हैं ये भी बात आप ध्यान दो। तो चूंकि हम पूरा बेसिक पढ़ रहे हैं तो आराम से एकदम बेसिक के साथ ही चलेंगे, पूरे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए ही चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं होने वाली है। चलो आगे देखो। एक भुजा, एक कोण ये है, दूसरा कोण ये है, तीसरा कोण ये है। नाम है आपका ए बी और ये सी, है ना। अब झुकाव जहाँ जहाँ बन रहा है उसका नाम लिख लो। मैंने लिखा पहला झुकाव बन रहा है, मान लो ए बी सी, समझाता हूँ मैं आराम से, आप देखते रहो। दूसरा झुकाव लिखा मैंने बी ए सी, और तीसरा झुकाव मैंने लिखा आपका ए सी बी, ऐसा। अब ध्यान से आप मेरी बात को सुनो हल्का सा। जिस कोण की हम बात करेंगे वो कोण हमेशा रहता है बीच में। हम जिस कोण की बात कर रहे हैं वो कोण हमेशा कहाँ रहेगा? बीच में। वो कोण हमेशा रहेगा बीच में। देखो यहाँ पे जो बीच में वही कोण बन रहा है। हम पहले चीज़ को लिखे ए बी सी, कहने का मतलब कोण कहाँ बन रहा है? बी पर। दूसरी चीज़ हम अगर लिखे हैं बी ए सी तो कोण कहाँ बन रहा है? ए पर। और तीसरी हमने चीज़ लिखा है ए सी बी तो कोण कहाँ बन रहा है? सी पर। जिस कोण का बात करेंगे वो कोण हमेशा बीच में रहेगा, तो ही हम कहेंगे कि वहाँ कोण बन रहा है। यानी कि ए बी सी, बी ए सी, ए सी बी, हम कोण ए, कोण बी, कोण सी भी लिख सकते हैं तब जब यह अकेला हो, है ना। समझाते हैं आपको कैसे। अगर मान लो हमारे पास एक
त्रिभुज है, मान लो हमारे पास एक त्रिभुज है और इसमें एक और त्रिभुज बना हुआ है, सपोज करो ऐसे, ऐसा हमारे पास एक और त्रिभुज बना हुआ है। इस शीर्ष को थोड़ा बढ़ा देते हैं, ऐसा, और इसके नामकरण हम कर देते हैं जरा सा, ए बी सी और डी ई, नहीं 1 सेकेंड, हाँ देखो, एक मान लो एक ऐसा त्रिभुज है हमारे पास और इसके अंदर एक ऐसा एक लाइन है, ऐसा एक लाइन है, उसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी। तो एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ यहाँ कोण ए, कोण बी, कोण सी लिखना पॉसिबल है क्या? कोण ए तो सही है, कोण सी भी अकेला है तो सही है, लेकिन कोण बी सही है क्या? नहीं, क्योंकि कोण बी के अनुदिश दो कोण बन रहे हैं। देखो, एक बन रहा है ए बी डी ऐसा, और दूसरा क्या बन रहा है डी बी सी ऐसा। तो इसीलिए हम हमेशा कोण को 3 अक्षर से लिखने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे कि 3 अक्षर से लिखने से क्या फ़ायदे हैं। तो 3 अक्षर से लिखने से यह पता लगता है कि हम किस कोण की बात कर रहे हैं। अब मान लो मैंने लिख दिया ए बी डी, तो अब कह दोगे कि आप ऊपर वाले सर कोण की बात कर रहे हो। या मैंने कह दिया सी बी डी या बी डी बी सी, यानी डी बी सी क्या है, ये वाला कोण है। तो यानी आप क्या कह दोगे कि नहीं सर, आप नीचे वाले कोण की बात कर रहे हो, इस त्रिभुज की बात कर रहे हो, और इसमें ये कोण आप है आपका क्या, डीबीसी या सीबीडी। आप उल्टा सीधा लिख सकते हो, लेकिन कोण बी पे बनना कोण हमेशा बीच में आना चाहिए। इसलिए हमेशा हम कोण को 3 अक्षर से लिखते हैं। अगर कोण अकेला है तो आप 1 अक्षर से लिख सकते हो, जैसे कोण ए और कोण सी है, लेकिन बी के साथ ऐसा संभव नहीं है। इसलिए कोण को हमेशा 3 अक्षर से लिखा जाता है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। कोण को आप किसी भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में लिख सकते हो, लेकिन जिस पर कोण बन रहा है वो हमेशा बीच में आना चाहिए। ये था कोण लिखने का कंसेप्ट या तरीका। अब आते हैं हम आगे। हम सभी को एक चीज़ पता है कि हम जानते हैं कि जो भी कोण होता है उन तीनों कोणों का योग, जैसे मान के चलो कि एक कोण ए है, दूसरा कोण बी है और तीसरा कोण सी है। अगर हम तीनों कोणों को जोड़ दें, कोण ए, कोण बी, कोण सी, तो उसका मान होगा 180। यानी कहने का मतलब यह है कि तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 के बराबर होता है। चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो, उसमें तीनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 180। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा आगे। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार पे बात कर लेते हैं जरा सा। त्रिभुज देखिए, भुजा के आधार पर 3 प्रकार का होता है। त्रिभुज जो है वो भुजा के आधार पे 3 प्रकार का होता है, और कोण के आधार पे भी 3 ही प्रकार का होता है। पहले भुजा की बात करेंगे, उसके बाद कोण पे बात करेंगे, सही है। तो जल्दी जल्दी आप देख लो। सबसे पहला त्रिभुज जिसकी हम बात करेंगे वो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो। कहने का मतलब, यदि इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी, तो हम कहेंगे कि ए बी जो होगा वो बी सी और ए सी के बराबर होगा। ये बात हम कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज के लिए, ठीक है। ये देखो, ये चीज़ हम कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज के लिए। आगे अगला विषमबाहु त्रिभुज।
आप समझ लो समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। और एक कंसेप्ट और आप जान लो कि यदि तीनों भुजा बराबर होती है तो उसके कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर, यानी तीनों कोण भी बराबर होंगे। हम जानते हैं कि 180 होता है कोणों का योग, और तीनों कोण बराबर है तो 3 से भाग दे दो तो आएगा 60, यानी ये प्रत्येक कोण कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। यानी कि तीनों कोणों का योग होता है 180 और पहला कोण होगा 60, दूसरा भी कोण होगा 60 और तीसरा भी कोण होगा 60। तो इससे एक ये भी निष्कर्ष निकल गया है कि तीनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी बात आप याद रखोगे। अगला विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो। ये जो आप लाइन देख रहे हो बार बार, यहाँ एक कटा हुआ है, यहाँ 2 कटा हुआ है, 3 कटा हुआ है, इसका मतलब ये है कि तीनों भुजा बराबर नहीं है, तीनों भुजा अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि AC जो भुजा है वो ना ही बराबर है BC के और ना ही बराबर है AB के। ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो कोण भी आपस में बराबर नहीं होंगे। ये भी बात आप जान लो। ऐसा कुछ। आगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की कोई ऐसी त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा आपस में बराबर हो। जैसे इसमें AC जो है वो बराबर है AB के। देखो लिखा हुआ है ना, ये लाइन कटा हुआ है, कहने का मतलब दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, लेकिन नहीं बराबर है वो BC के। ऐसा कुछ। तो आप समद्विबाहु त्रिभुज भी समझ गए, कोई दो कोण या कोई दो भुजा बराबर रहेगी उसे कहेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। अब आते हैं कोण के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। सबसे पहले बात आती है न्यूनकोण त्रिभुज की। न्यूनकोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि कोई भी कोण आपका 90 से बड़ा नहीं होगा, सभी 90 से छोटे होंगे। जैसे समबाहु त्रिभुज की हम बात कर ले, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने होते हैं, आप कहोगे 60, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है। तो हम कह सकते हैं ये कौन सा त्रिभुज है, ये न्यूनकोण त्रिभुज है, क्योंकि सारे कोण आपस में क्या है, बराबर है। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C। ऐसा। समकोण त्रिभुज पर जल्दी देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 हो, कोई एक कोण क्या हो इसका 90 हो, और बाकी के दो कोणों का योग 90 हो, तभी तो 180 होगा ना। जैसे कि एक कोण 90 हो गया और बाकी के इन दोनों कोणों को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा 90, तभी तो मिलकर 180 बनाएगा ना। ऐसा कुछ। तो ये समकोण कहते हैं जिसका कोई एक कोण 90 हो। अधिक कोण का मतलब ये होता है जिसका कोई एक कोण 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। ऐसा, इसे कहते हैं अधिक कोण। तो सीख गए आप क्या चीज़ होती है। बारी बारी से चलते हैं थोड़ा आगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बार बार पूछा जाता है, तो आप याद रखोगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। भुजा को हमने यहाँ A माना है, जहाँ A क्या है, A कोई भुजा है। आप याद रखोगे ये चीज़ को, ये भी कंसेप्ट में ही है ना। परिमाप से भी कोई हमें लेना देना नहीं है, बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक आप समझ गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। चलते हैं थोड़ा आगे। अब देखो ऐसा, इसका हमने नामकरण कर दिया A B C। ऐसा। अब अगर हम कहें कि हमारे पास दो त्रिभुज है और ऐसा, और हमने इन दोनों त्रिभुजों का नाम दे दिया है DEF। ऐसा, हमारे पास दो त्रिभुज है और हमने इस त्रिभुज का नामकरण कर दिया है। तो बताइए ये त्रिभुज आपस में कब कब समरूप हो सकते हैं। शॉर्टकट मेथड में समझाऊंगा, ज़्यादा लंबा लेके नहीं जाऊंगा कि 6 नियम है या कुछ है ना, ये नियम है वो सब नहीं बताऊंगा। बस इतना बताऊंगा ताकि आप ऑब्जेक्टिव आराम से कर दो, क्योंकि हम यहाँ ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहे हैं। ये देखो, शुरू करते हैं। यदि दोनों त्रिभुजों के कोण बराबर हों, यदि दोनों त्रिभुजों के कोण बराबर हों
तो हम कहेंगे कि यह त्रिभुज समरूप होते हैं। मान लो कि कोई दो ही कोण बराबर है, सपोज करो ऐसा। कोण बड़ा वाला त्रिभुज में कोण बी जो है वो छोटे वाले त्रिभुज के कोण ई के बराबर है। बड़ा वाला त्रिभुज का जो कोण सी है वो छोटे वाले त्रिभुज के कोण एफ के बराबर है। देखो यहाँ पर मैं रंगों से लिख दिया हूँ, है ना। जो पीला है वो पीला के साथ बराबर है, जो लाल है वो लाल के साथ बराबर है। ऐसा बराबर है तो तीसरा शेष कोण अपने आप बराबर होगा। शेष कोण अपने आप ए जो है वो शेष किसके बराबर होगा? डी के, कोण डी के बराबर होगा। इसलिए त्रिभुज हम कहेंगे कि ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज किसके? डी ई एफ के। अब ऐसा होता क्यों है आप इसके भी बारी बारी आराम से समझ लो। ऐसा होता क्यों है ये भी आप जान लो। जैसे मान लो मेरे पास एक त्रिभुज है जिसका दो कोण मुझे पता है, दो त्रिभुजों के दो कोण पता है। एक कोण है 90 और दूसरे त्रिभुज का भी कोण है 90, और दूसरा कोण है 60 और दूसरे त्रिभुज का भी दूसरा कोण है 60। तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। क्यों होगा आप देख लो। हम जानते हैं कि दोनों त्रिभुजों के योगफल कितने होंगे? 180। ये मैंने पहले त्रिभुज को लिखा, ये मैंने दूसरे त्रिभुज को लिखा। दोनों त्रिभुजों का योगफल क्या होता है? 180। और दो कोण दोनों के पता है तो दोनों को आप जोड़िए, कितना आ रहा है? 150। इधर भी आ रहा है 150। तो इसमें भी कितना चाहिए? इसको 30 चाहिए और इसमें भी 30 चाहिए। तो तीसरा ऑटोमेटिकली अपने आप क्या होगा? कोण बराबर होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं जब दो कोण पहले से मौजूद हो तो समरूपता में यह नियम लगती है। आगे थोड़ा चलते हैं। यानी समरूप है तो तीनों कोण आपस में क्या है? बराबर है, तो त्रिभुज है समरूप। आप चलिए, समरूप का यह चिन्ह है, ऐसा दिया जाता है। सर्वांग को ऐसे दिया जाता है, बराबर करके ऐसे, और समरूपता को ऐसे दिया जाता है। सिमिलर है, इसका मतलब होता है सिमिलर। ये हमारा जो है वो सिमिलर है, और ये कॉन्ग्रुएंट है। ये कॉन्ग्रुएंट इंग्लिश में कहते हैं, सिमिलरिटी इसे कहते हैं इंग्लिश में। खैर उसे हमको मतलब है नहीं उतना। अगला पढ़ते हैं भुजा के अनुदिश। अब भुजा के लिए पढ़ेंगे हम। ऐसा एक त्रिभुज है, मान लीजिए, नामकरण कर देते हैं ए बी सी। और एक और त्रिभुज है, आप मान लो यहाँ, जिसका नाम है पी क्यू आर। आप सभी को यह चीज़ पता होना चाहिए कि समरूपता के अंदर त्रिभुज मान लो समरूप है। हमने कह दिया कि त्रिभुज पी क्यू आर जो है वो समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ऐसा हमने कह दिया, मान लो। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कि यह अनुपातिक रूप से भुजा, देखो कभी भी आप देख लो खुद बराबर नहीं होता है, वो अनुपातिक रूप से बराबर होता है। क्यू आर बटा बी सी। समरूपता के अंदर यही एक नियम है कि भुजा कभी बराबर खुद नहीं होता है, वो अनुपातिक रूप से बराबर होता है। ये चीज़ आप याद रखोगे, इसमें गड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं होने वाली है। पी आर बटा में ए सी। ऐसे यदि त्रिभुज समरूप है तो इसकी तीनों भुजा अनुपातिक रूप से क्या होगी? बराबर होगी। एग्जाम्पल के तौर भी अब देख लेते हैं एक दो क्वेश्चंस को। जैसे मान के चलो दो त्रिभुज है जिसका एक भुजा, इसी को ले लेते हैं हम, है ना, इसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक भुजा ये है 4, ये 6, ये 9, ऐसा कुछ करके। इसको ले लेते हैं हम 8, 12 और 18, और देखते हैं कि यह भुजा बराबर है कि नहीं बराबर है। ये चीज़ हम देखते हैं, यहाँ पर आपको दिखाते हैं। चलो शुरू करते हैं। हमने लिख लिया है पी क्यू कितना है बताओ? 4 है। पी आर कितना है? 8 है। क्यू आर कितना है? 6 है। बी सी कितना है? 12 है।
और यहाँ 9 है आपका पी आर, ये आर है ना, सॉरी आर तो दिया है, ये बी है, और ये है 18। देखो क्या हो रहा है, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 9 दूना 18, यानी कि हर बार क्या मिला हमको कटाने के बाद, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, ऐसा कुछ। तो हम कहेंगे अनुपातिक रूप से बराबर है तो यह त्रिभुज क्या है, समरूप है। सही है, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं हुई होगी अब तक। अब आते हैं क्षेत्रफल के ऊपर। यदि कोई त्रिभुज है ऐसा, है ना, कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं हम, बार बार एग्जाम्पल लेना क्योंकि हमको ये आसान लग रहा है। आप किसी भी एग्जाम्पल को ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस त्रिभुज वो नियम फॉलो करने चाहिए। ए बी सी पी क्यू आर 2 त्रिभुज मान लो, ऐसा एक ही लेकर बनाता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। पी क्यू आर एक त्रिभुज है आपके पास, तो कह दिया कि बताइए एक और त्रिभुज ले लेते हैं हम इधर। दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, एक का नाम ले लिया हमने पी क्यू आर और दूसरे त्रिभुज का नाम ले लिया हमने ए बी सी, ऐसा। तो यदि आपसे अब अगर पूछ दे कि बताइए इन सब का क्षेत्रफल के बारे में क्या संबंध है, तो आप कहिएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर होगा आपका ए बी, पहले भुजा को लिख लेंगे, ए बी किसके अनुदिश होगा, इसके अनुदिश, पी क्यू का वर्ग। जब भी क्षेत्रफल का बात करेगा हम स्क्वायर से ही उसे डिनोट करेंगे, आप ये बात याद रखोगे, है ना। इधर बनाता हूँ थोड़ा ताकि दिक्कत ना हो, ऐसा। इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी, इसका दे दिया पी क्यू आर। चलो बराबर, अगला देखते हैं। ये वाली भुजा नीचे वाली बी सी और इससे नीचे वाली भुजा क्यू आर का स्क्वायर बराबर होगा आपका ए सी बटा में पी आर का स्क्वायर। यानी कि क्षेत्रफल की बात जब भी करेगा तो आप एक बात हमेशा याद रखोगे कि क्षेत्रफल हमेशा भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अब जो चीज़ भुजा दी हुई होगी आप उसका मान रख के इसका मान निकाल सकते हो। अच्छा, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक होगा एक, वो मैं बताऊंगा आपको गाइड सॉल्यूशन के अंदर, कि ऐसे क्वेश्चन को इतना बड़ा नहीं ले जाना है। परिमाप और भुजा निकालने के लिए एक बहुत सा अच्छा कंसेप्ट है जो आप 5 सेकंड में उत्तर दे दोगे। वैसे मैं बेसिक इसमें पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं बारी बारी से सारी चीज़ों को बता रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट हमारा छूट रहा है, वो कॉन्सेप्ट भी आप देख लो। एक ऐसी भुजा होती है, थेल्स पर में हमारा छूट रहा है, जो इस पाठ का सबसे अहम रोल अदा करने वाला है। ठीक है, ए बी सी ई और ये समानांतर है। कहने का मतलब जो डी ई लाइन है वो कह दिया आपका समांतर है बी सी के। आप एक बात पे गौर करोगे मेरे, डी ई जो भुजा है वो समानांतर है बी सी के, तो क्या हो सकता है। तो देखिए थेल्स ने कहा था कि जब ऐसा होता है कि ए बी सी एक त्रिभुज हो और उसमें एक अन्य लाइन, अन्य रेखा खींची गई हो डी ई, और वो समानांतर हो,
तो भुजाओं का जो आधा होता है उसका अनुपात आपस में बराबर होता है। जैसे देखो आधा आधा, ये आधा AD दिख रहा है आपको, AD बटा इसका आधा DB बराबर होगा इस त्रिभुज का AE आधा और बट्टा में EC के। ठीक है, ये चीज़ होती है अगर समानांतर होता है। और दूसरा भी इसमें एक नियम बनता है क्या, कि यदि आधा की जगह भुजा पूरा दे दिया जाए, अगर मान के चलो पूरा ABA का मान दे दिया वो 15, तब क्या करेंगे, तो एक और इसका होता है नियम क्या, कि आधा बट्टा पूरा AD बट्टा पूरा AB। पहले लिया इसका आधा भुजा मैंने, देखो आप ध्यान से, पहले क्या किया मैंने, इसका आधा भुजा लिया देखो AD, उसके बाद मैं पूरा लूँगा AB, ऐसा लिया बराबर, इधर भी लिया आधा AE, ऊपर वाले को लेंगे आधा और फिर ले लेंगे पूरा AC। यही दो कंसेप्ट लगते हैं इसमें, और ये दो कंसेप्ट आप सीख गए तो समझो कि पूरे इस त्रिभुज के कंसेप्ट को आपने ख़त्म कर दिया। बस यही इसमें मेन रोल अदा करने वाला है और कुछ नहीं। मैंने क्या समझाया आप फिर से देख लो, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ इसमें कि मैंने यह बात कहा है कि अगर इसमें ऐसा दिया रहे ABC और इसमें DE इसके समांतर है, तो इसका आधा AD बटा इसका आधा DB बराबर होगा इसका आधा AE और इसका आधा EC के। एक तो नियम ये हो गया। दूसरा नियम ये कहता है कि यदि आधा और पूरा का संबंध दिया रहा है तो AD बटा में पूरा और इधर आधा AE बटा में पूरा AC। आप उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आपको आसान तरीके से मैंने समझा दिया है ना। अब चलते हैं इस चैप्टर के सबसे अंतिम कंसेप्ट की ओर, और वो हमारा है समकोण त्रिभुज के ऊपर, जो मात्र 2 या 4 सेकेंड का होगा, ज़्यादा नहीं होगा। जैसे मान लो कि हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया ऐसा, और इसमें हमने लिखा है क्या, इसका नामकरण किया ABC, और ये B पर बन रहा है समकोण, है ना, B पे बन रहा है ये समकोण। तो हम सभी को पता है कि B के जो सामने होगा वो हमारा हमेशा कहलाता है कर्ण। ऐसे त्रिकोणमिति में इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताई जाएगी, लेकिन अभी ये हल्का सा सीख लो आप। ये जो होता है वो कहलाता है, जो सीधे खड़ा है वो ऊर्ध्वाधर, उसे कहते हैं हम लंब। और ये जिस पर लंब बना हुआ है BC पर, इसे हम कहते हैं आधार। जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा मिले AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी पाइथागोरस पर में जब भी आपको दिख जाए तो आप वहाँ समझ जाना बिना कहे पूछे कि यहाँ जो कोण बनेगा वो बनेगा 90। वो त्रिभुज कैसा होगा, वो त्रिभुज होगा समकोण। ऐसे कंसेप्ट को आप ध्यान से रखोगे, इसमें मैं बताऊंगा नहीं आपको, उस समय उड़ा दूंगा एक बार, है ना। आपको बस समझ जाना है कि जब भी ऐसे वर्ग आ जाए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग का योगफल किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि यह किसका नियम है, पाइथागोरस का नियम है। और यह तभी लग सकता है जब कोई एक कोण समकोण हो किसी त्रिभुज में, यानी त्रिभुज कैसा हो, त्रिभुज हो समकोण, तभी हम ये फॉर्मेट लगा सकते हैं। तो उम्मीद है पूरा त्रिभुज का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने जितना चीज़ पढ़ाया है उससे एक ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं रहने वाला है। बहुत ही जल्द BBD गाइड के त्रिभुज के ऑब्जेक्टिव को हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद आता है दोस्तों में शेयर कीजिए दबा के, और मज़े से तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम में फोड़ के आइए। धन्यवाद।